आज के शो में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में मुबैना करप्शन, तल्ख हकायक मंजर आम पर। 22 मंजिला इमारत 22 सालों से जेर तामीर, नुकसान का असल जिम्मेदार कौन? अहम दस्तावेजात में दर्ज हकायक, नैब कार्रवाई पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पर पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 47% आप समझे तो मार्केट शेयर रखती है। इसका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक बड़ी मेगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जिसका शुमार होता है। हम यहाँ पर रो कर चीख कर थक गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में उन रिफॉर्म्स की बात करके थक गए कि आखिर ये कब होंगे, कब रिफॉर्म्स और क्या बात हो। लेकिन यहां पर बात रिफॉर्म्स से ज्यादा करप्शन, एम्बेजलमेंट, बदउनवानी, बदइंतजामी जो मुबैना तौर पर इदारों को इस वक्त दीमक की तरह चाट रही है। स्टेट लाइफ भी उन्हीं इदारों में से एक इदारा है। अब यहां सूरत हाल यह है कि हमने इस प्रोग्राम के जरिए 2-3 अहम बातें हाईलाइट करी। हमने एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाई और उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 106 मिलियन का नुकसान हुआ कौमी खजाने को स्टेट लाइफ में जब फेक पॉलिसीज को इनकैश कराया गया। और यह मामला नैब ने भी उठाया, इसमें गिरफ्तारियां हुई, इसमें रिकवरीज हुई। एक और अहम मामला, यह अहम मामला ताल्लुक रखता है एक टावर से जो कि इस्लामाबाद में पिछले 22 साल से जेर तामीर है। ये 22 साल से जेर तामीर 22 मंजिला इमारत जिसमें 19 मंजिलें इस वक्त ग्राउंड फ्लोर से ऊपर और 3 मंजिलें बेसमेंट में शुमार होती हैं। इस इमारत के बारे में कहा गया जी कि इसकी कीमत 1.35 अरब से बढ़कर 1.54 1.54 बिलियन रुपीस हो गई। इस इमारत को 22 साल में शायद करोड़ रुपए का महाना रेंट मिल सकता था अगर ये रेंट आउट हो जाती। लेकिन 22 साल से किस वजह से ये इमारत कंप्लीट ही नहीं हो सकी। जब आप सवाल उठाते हैं तो ये डीएमजी ग्रुप के अफसरान जो कि स्टेट लाइफ को हेड करते हैं वो भी तवातुर के साथ तब्दील होते रहे। सवाल पे सवाल पूछें या पूछें इमारत किससे तामीर क्यों नहीं हुई तो एक चेयरमैन तब्दील होकर दूसरा चेयरमैन आ जाता है, दूसरा चेयरमैन के बाद तीसरा चेयरमैन आ जाता है और यह सुराग ही नहीं लग सकता कि जिम्मेदार इस चीज का आखिर कौन है। कुछ दिन कबल हमने यह मामला उठाया और 22 मंजिला इमारत 22 साल से तामीर क्यों नहीं हुई, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन ऑन कॉमी फराज साहब के सामने रखा और उन्होंने इस पर क्या कहा ये सुने। जब ये स्कैंडल था इसका 106 मिलियन की उसका खुर्द-बुर्द का जी, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये जो यहाँ पे जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस्लामाबाद में अगर एक बिल्डिंग है जो पिछले 15 साल से बन रही है और अभी तक नहीं बनी है, वो 10 रुपए की अगर 100 रुपए की अगर बिल्डिंग बनना शुरू होता और वो होती है और उसके बाद जो है तो वो जब अभी तक खत्म होनी है तो वो अरबों रुपए में उसकी कंप्लीशन होगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो उसका रेंट है वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग इस तरह के जो यानी आप तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का महीने का किराया है उसका, उस बिल्डिंग में अगर वो ऑक्यूपाइड हो। तो आपने सुना कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा कि क्या मामला है क्या नहीं है, इतना बड़ा इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेंट करोड़ों रुपए बनता है, करोड़ों रुपए ये मामला भी है, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई। खैर इस शो के बाद ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन स्टेट लाइफ को तलब किया गया और वहां उनसे सवाल हुआ कि आखिर क्यों नहीं ये तामीर हुआ और ये इस शो के बाद 12 जनवरी को हुआ। आज सवाल ये है जी कि क्या उस पे तो उन्होंने कह दिया जवाब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को कि ये दिसंबर 18 या 2018 के साल के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग की तामीर। लेकिन क्या यह मामला करप्शन का है, एम्बेजलमेंट का है कि 22 साल में एक इमारत तामीर नहीं हो सकी? क्या नैब नोटिस लेगा, क्या एफआईए नोटिस लेगी, स्टेट लाइफ को कौन फिक्स करेगा? आज का अहम तरीन सवाल जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आप कॉमर्स को बड़ा बेहतर समझते हैं। कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में राजा आमिर अब्बास साहब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है साबिक, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और अम्मार जाफरी साहब साबिक एडिशनल डीजी एफआईए इस्लामाबाद स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, ये हमने हिसाब लगाया था पता नहीं कितने करोड़ रुपए बनता है रेंट, क्योंकि अगर महीने का रेंट है 22 सालों में, और अब ये कहते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को ये रेंट जो है दी जाएगी, बिल्डिंग जब तामीर हो जाएगी। सर ये इतने सालों तामीर नहीं हुई, इसकी कॉस्ट एस्केलेट हुई, इस पे जो लॉसेस हुए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, इसका जिम्मेदार आप समझते हैं क्या स्टेट लाइफ के चेयरमैन होंगे? कौन होगा जिम्मेदार इसका? फिरदौस नकवी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन
और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो दो प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल हर इदारे की कारकर्दगी के लिए रहते हैं, और साथ साथ उसका वो महकमा रियल एस्टेट का जो इस डायरेक्टली प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहा था। 22 साल और 22 मंजिल। देखिए, मैं आपको 3 बिल्डिंगों की मिसाल दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कराची के अंदर एमसीबी टावर 22 मंजिला, ओशन टावर 22 मंजिला, खुद इस्लामाबाद में यूबीएल टावर, इन सब बिल्डिंगों को 2.5 से 3 साल लगे, यानी 19 साल ज़्यादा लग गए। इस बिल्डिंग का 2,26,000 स्क्वायर फुट एरिया है और इस वक्त इस्लामाबाद का एवरेज रेंट फॉर ऑफिस स्पेस इज 120 रुपीज़ स्क्वायर फुट पर मंथ। तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेंट महाना है। 36 करोड़ रुपए इंटू 19 साल, तो आप यूँ समझ लीजिए ये इतना बड़ा स्कैंडल है। इससे कि किसी की वजह से बिल्डिंग वक्त पे मुकम्मल नहीं हुई। और ये नहीं है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ दिस कंट्री। इसकी टोटल एसेट बेस $7 बिलियन है। इसके ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसके पास 106 बिलियन रुपए रखा हुआ है। तो फंड कैश फ्लो की वजह से बिल्डिंग नहीं रुकी, सिर्फ यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स, खुर्द कमीशन। स्टेट लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री। इसके अंदर जो कुछ रियल एस्टेट की परचेज और कंस्ट्रक्शन में पैसे बनाए गए हैं ठेकेदारों में, वो अगर कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर्स और लैंड प्राइसेस पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या सूरत हाल इसकी हुई भी है। इनकी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस इज पुअर, तो रेंटल वैल्यू घट रही है बढ़ने के बजाय। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अच्छा, ये तो रियल एस्टेट से ताल्लुक था। एक बात सर, ये जो आपके कंस्ट्रक्शन को अगर समझते नहीं बेहतर तो ये मुझे बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है स्टेट लाइफ की तरफ से सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में जब नोटिस हुआ इस बात पर कि ये जो बिल्डिंग है डिमार्केशन इश्यूज थे सीडीए के साथ, एक वजह ये पेश की गई है, एक वजह ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में 2005 का जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद बिल्डिंग का प्लान रीप्लान किया गया था अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक, और फिर इसके साथ कोई वेंटिलेशन फैंस हैं वो मार्च 2018 तक आएंगे, और एक लिफ्ट मंगाई गई थी, वो लिफ्ट गियरलेस मंगाई थी, जहां से इंपोर्ट की उसने गियर्ड लिफ्ट भेज दी, तो इसलिए इस वजह से तात्तुल का शिकार हुई। यानी ये तमाम मामला आपने कहा ना कि डिले क्यों हुए, तो ये रखे गए इस टावर के मामले में, जो आपने तो खैर पूरी कॉस्ट ही कैलकुलेट कर दी है कितना मेरे लिहाज से। देखिए, पहली चीज ये है कि इस्लामाबाद में अर्थक्वेक जोनिंग चेंज नहीं की गई, उसकी डिजाइन प्रोविजनिंग डिफरेंट थी, और अगर हुई है तो सबसे ज्यादा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात की जा रही है। किसी भी बिल्डिंग के अंदर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरिया जिधर अर्थक्वेक की प्रोविजनिंग आती है वो 2 ही हैं। एक है फाउंडेशन इटसेल्फ के राफ्ट को मजबूत किया जाए, दूसरा शेयर वॉल है। अच्छा। या एक दफ़ा जब स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाता है टू री-स्ट्रेंथन द बिल्डिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बट इट कैन बी डन। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किया, लेकिन इतना टाइम उसमें भी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज to redo a design it hardly takes 3 months on paper. Rehabilitation works अगर आप कोई बहुत ले लेंगे तो 6 से 8 महीने लगने चाहिए। 22 साल को तो ये किसी तरीके से भी नहीं जस्टिफाई कर सकते। और अगर किसी सप्लायर ने या कॉन्ट्रैक्टर ने डिले किया देन दे शुड कम आउट कि उन्हीं ने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्यों किया। कम से कम उससे वो 10% तो से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस गारंटी होती है फॉर द टोटल वर्क्स। तो उसकी पेनल्टी रिकवर हुई या नहीं हुई, उसको ब्लैक लिस्ट कराया गया या नहीं कराया गया, नैब क्या कर रही थी, सो रही थी, क्या किरदार है। और सिर्फ स्टेट लाइफ का ये नहीं, आप देखिए इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, उसके पास जो है ईआरपी सिस्टम नहीं है। उसके 7 जोन में से 3 जोन में तो आज भी नहीं है ईआरपी सिस्टम, या 3 जोन में है, 4 में नहीं है ईआरपी सिस्टम। जब ईआरपी सिस्टम ही नहीं है तो और एनर्जी रिसोर्स प्लानिंग नहीं हो रही, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो इज रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड पुअर मैनेजमेंट। और वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन इस वक्त है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। इनके अपने अफसरान जो है वो जाली इंश्योरेंस पॉलिसीज को इनकैश करते रहे। ग्रेड 18 से ऊपर उन शुरू में 2017 के मेरे ख्याल से 22 से ज्यादा अफसरान को नैब ने किया, लेकिन नैब छोटी फिश को पकड़ती है, उस फिश को नहीं पकड़ती जो दुबई में प्रॉपर्टी जो है वो महंगे दामों में खरीदवा दी गई, या कराची के अंदर महंगे दामों में खरीदवा के जो है लोगों को अरबपति बना दिया, खरबपति बना दिया। बाद में वो जो है वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी मार्केट तो फ्लक्चुएट होता है, प्राइस नीचे चली गई।
सही, ये सारी अहम बातें, लेकिन ये जो टावर है आमिर अब्बास साहब आपके नजदीक, ये मुझे बताएं कि ये क्या आपको, ये फिरदौस साहब ने तो हमने पूरा कैलकुलेट भी किया है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया है, उनसे पूछा है, अब डेट दी गई है दिसंबर 18 की, लेकिन 22 साल में कौमी खजाने को जो इससे नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ रेंट कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एस्केलेशन जो कॉस्ट एस्केलेट हुई है वो, तो ये आपको नहीं लगता कि इट्स अ केस ऑफ नैब, इट्स अ केस ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड एम्बेजलमेंट apparently? अब्बास साहब, ऑब्वियसली मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके साथ साथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसके साथ साथ ये है कि आपने फायदा किसको पहुंचाया, इल्लीगल गेन की बात है इसमें। तो सफियान, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी कि अगर ये बिल्डिंग किसी प्राइवेट कंपनी की या किसी फर्द की होती तो कभी ये 22 साल नहीं लगते, ये आपकी बिल्डिंग 3 से 4 साल में तैयार होती, जो भी वजूहात होती। बात ये है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, NICL में आपने इतने बड़े स्कैम्स देखे, आपने इनके देखे। बात ये होती है कि जब भी पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट्स आती हैं, ज्यादातर वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स बैठाते हैं, वो उसके चेयरमैन लाते हैं। उसके बाद अगर इतना बड़ा अदारा है तो क्या ये यतीम अदारा था कि जिसके पास कैपेसिटी मैनेजमेंट के इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इदारे का अपना ऑडिट मुकम्मल नहीं होता, और ऑडिट जो सा है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप ऑडिट्स इनके सामने रखिए एनुअल, और नैब इस पे सही तरीके से फाइनेंशियल उस पे जाके पहलुओं को देखते हुए इसमें क्रिमिनलिटी के एलिमेंट्स बाहर अगर निकालती है तो इट इज नॉट इवन अ फिट केस, ये तो एक प्रूव्ड केस है, इट इज अ प्रूव्ड केस ऑफ नैब, और उसको कोई लंबा नहीं करना। बात यही है कि आपने ऊपर से शुरू करना है, चेयरमैन को करना है। और ये जो है ना स्टेट लाइफ का जो इदारा है, आप सुफियान पाकिस्तान में किसी भी इदारे को उठा ले, यू नेम इट, और आप जो सरकार जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें गवर्नमेंट है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, या जो कोई भी है, तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ वही हो रहा है। तो आप कह रहे हैं इट्स अ फिट केस टावर वाला मामला कंस्ट्रक्शन का, और अगर ये है तो 22 साल में तो इनके सैकड़ों चेयरमैन बदले होंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल में ही पता नहीं कितने बदल चुके हैं। तो इफ इट्स अबाउट 22 ईयर्स, तो इसका मतलब तो इसमें कई चेहरे होंगे, कई लोग होंगे जो आए गए, और फिर क्या नैब सबसे पूछगछ करे या किसी एक को मौजूदा चेयरमैन की तरफ बढ़े? किस तरह से इस मामले को फिक्स करा जाए राज साहब? देखिए, इसमें अगर तो नैब मेहनत से काम करती है तो जो भी इन्वॉल्व है इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर 10 चेयरमैन आए हैं तो आप देखिए कि किस चेयरमैन के दौर से ये पटरी से उतर गया सिलसिला, कहां से गड़बड़ शुरू हुई, क्योंकि पहले दिन तो नहीं थी। जो भी इसमें आता है, आपने अगर सबको फिक्स करना है तो आप देखिए कि इसमें उनका गेन क्या है, किसने कितना पैसा बनाया, और उस हिसाब से आप सजा होती है नहीं होती, कम से कम उनके एसेट्स पकड़िए उन चेयरमैन्स के, और ये रिकवरी कराइए। ये रिकवरी का मेन इशू है, ये पैसा रिकवर होना चाहिए कि इतना लॉसेस क्यों हुए हैं। अगर आपके 500 बिलियन इसका रेंट बनता था 22 साल का, तो उसको अगर वो नहीं आया तो इसकी आपने किसी पे जिम्मेदारी तो डालनी है, तो वो जिम्मेदारी जरूर डालिए। मेरे नजदीक या नैब के कवानीन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर 20 चेयरमैन थे, आप 20 के 20 अगर नेग्लिजेंस कर रहे हैं तो आप उनको पकड़िए, इसमें कौन सा इश्यू है? सही। आप यानी ये अगर ये कह दिया जाए कि इस साल के आखिर तक हम ये रेंट आउट कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल को या फॉरेन कंपनी को दे देंगे, तो अब कंप्लीट हो जाए, तो उसका मतलब पिछले 22 साल छोड़ दें, ये चलता है? आप समझते हैं कि ये एक लॉजिक हो सकती है कि हमने अब तो कंप्लीट कर लेना, चले 22 साल को आप भूल जाए, मिट्टी पाओ? ये भी तो होता है ना राजा मेरे पास साहब? नहीं, अगर आप इधर मिट्टी पाओ तो फिर तो हर केस में मिट्टी पाओ। हम तो अभी बहुत से केसेस देख रहे हैं जो 22 साल 20 साल पुराने चल रहे हैं, जो 2000 से शुरू हुए थे, अभी भी वो केसेस नैब में हैं। तो नैब कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, अक्रॉस द बोर्ड चलना पड़ेगा कि अगर हुकूमत का है तो आप 20 साल वाले पे मिट्टी डाल दें, और अगर कोई प्राइवेट शख्स है या कोई सियासतदान है तो उसके 20 साल के आप खोद के ले आइए। तो यहाँ पे उसे एक लाइन लेके चलना पड़ेगा, तो तब ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कैपेसिटी इश्यूज, HR इश्यूज की बात हुई है। एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, जहां पर इंश्योरेंस स्केल जो हवाले से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक फाइनेंशियल मार्केट्स में भी सब्जेक्ट समझा जाता है। इंश्योरेंस यानी आम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। वहां पर DMG अफसरान, चेयरमैन, चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
क्या एक कैपेसिटी इशू है मौजूदा लोग, क्या हम कह सकते हैं वैसे कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन क्या इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अहल भी है? ये बड़ा अहम सवाल है। उसके साथ ERP की बात हुई है, सिस्टम्स की बात हुई है। हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामलात पर आज हम पर्दा उठा के मंजर आम पर कुछ फैक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। कुछ दिन कबल लेकर आए थे आपसे SLIC टावर, स्टेट लाइफ टावर की बात की है। यहां पर एक बड़ा स्पेशलाइज्ड बिजनेस ये होता है। अंदर के मामलात क्या हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि ये शो के बाद और शो से पहले भी जो शिबली फराज साहब ने उठाया था मामला, तो ये उन्हीं की बात जो उन्होंने की थी उस पर, तो फिर अब डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये जरा सुने कि अंदर के जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं जो एक्सपोज हुए हैं वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं, क्या कैपेसिटी इश्यूज हैं, मैनेजमेंट इश्यूज हैं, ट्रेनिंग के इश्यूज हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जी बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली तो ये एक बैड गवर्नेंस का इशू है, इसकी हमें बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात हो रही है, ERP सिस्टम्स की बात हो रही है। ये तमाम सिस्टम्स काम करते हैं एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट के अंदर। अगर उसके बगैर, उसके कंपोनेंट्स को मुकम्मल किए बगैर आप एक फैंसी सिस्टम लगा दें, दैट डज नॉट वर्क। मैं समझता हूँ कि इसके लिए SOPs, इसके पूरी ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ होनी चाहिए। एक पूरी दुनिया में एक नया फील्ड आ गया है अकाउंटिंग के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी। उर्दू आसान अल्फाज में उसको आजकल ब्लॉकचेन कह रहे हैं। वो क्या चीज़ है कि जो आपकी एक एक ट्रांजैक्शन है, एक एक ट्रांजैक्शन वो डॉक्यूमेंट होती है कि अगर उसमें कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या उस SOP की वायलेशन से वो आगे चले तो उस पर रेड फ्लैग जनरेट हो जाते हैं। कि इसके ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनलक्कीली जिस तरह हमने बहुत देर कर दी अपने मुल्क में MIS सिस्टम लाने के अंदर, उसके एक्सपर्ट्स पैदा करने के अंदर, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग्स के लिए, उनकी कैरियर प्लानिंग के लिए देर कर दी। मुझे लगता है कि हम एक और देर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ों से कहते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक ऑडिटिंग। वो क्या होती है? बेसिकली कहते हैं दे सी बियॉन्ड नंबर्स। आमतौर पे ये जो इदारे होते हैं ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए नंबर गेम पूरी कर देते हैं। कि एक आम जैसे कोई पेपरा रूल्स है या जो AGPR की अकाउंटिंग है उसके लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये सब मिली भगत से होता है। लेकिन ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग साइंस है या फोरेंसिक ऑडिटिंग साइंस है, ये काम करती है ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ऊपर, जिसको आप MIS कहते हैं। अभी आपने सही आइडेंटिफाई किया कि चूंकि लोगों में कैपेसिटी नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने की। एक और चीज़ का इशारा करूंगा, वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बेशुमार ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए जिनको ISO स्टैंडर्ड्स कहते हैं। उसके अंदर ये जो MIS सिस्टम्स हैं ये सर्टिफाई होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की SOPs को उनके एक्सपर्ट्स आके चेक करते हैं, उसमें चेकलिस्ट होती हैं। कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर अपने तमाम सरकारी और निजी सरकारी इदारों का ISO सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड। पूरी दुनिया में ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ये टावर इमारत की बात हो रही थी। एक गवर्नमेंट का अपना एक ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड होना चाहिए, जो उसको NAB बना सकती है या FIA कोई बना सकता है। उसके अंदर फ्लैग्स होते हैं कि उसमें ग्रीन फ्लैग है, येलो फ्लैग है, रेड फ्लैग है। जब भी कोई इदारा अपने प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करता उसका फ्लैग चेंज हो जाता है। अब वो इदारा अपने फ्लैग के लिए फाइट करता है, उसका सरबराह की पूछताछ होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप यकीन जानिए दुनिया के अंदर अब वो सिस्टम आ गए हैं कि हम डॉज नहीं कर सकते। मेरी बहुत सीरियस वरी इस वक्त यह है कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो फिनटेक पे जा रहे हैं, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। कि अब ये जितना भी निज़ाम है हमारा ऑटोमेशन का अब चेंज हो रहा है तेज़ी के साथ, क्योंकि हमने मैनुअल सिस्टम्स को ऑटोमेटेड सिस्टम्स लाने के अंदर वो ड्यू डिलिजेंस नहीं की, जिसकी वजह से इन अकाउंटेबिलिटीज को हम पकड़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी हमने अकल ना पकड़ी और रियल एक्सपर्ट्स को मौका ना दिया कि अपने काम करके इसको चेक करने का, और इन तमाम सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन वो तो आप सही जिन इंटरनेशनल इदारों की तरफ मैंने इशारा किया, वो कहते हैं कि अच्छा ये 4 चीजें पूरी हुई तो 5 आप काम कर ही नहीं सकते। सिस्टमैटिक मामलात के अलावा FIA में आप रहे, आपको नहीं लगता कि FIA को इस वक्त
जैसे बिल्डिंग का मामला है कि एफआईए के डोमेन में आएगा कि इस पर एक इंक्वायरी बैठाए या फिर ये स्टार्ट करे कि कितना करोड़ों रुपए या अरबों रुपए जो भी इससे नुकसान एक्सचेकर को हुआ है, और इसके बाद जो और दीगर मामला बिल्कुल उसके मामला देखने चाहिए। देखिए एफआई एक्ट 74 वो क्या है, लॉस टू नेशनल एक्सचेकर, उसकी मेन डेफिनेशन है, बाकी सब चीजें जिम्नी आती हैं। इट्स अ डेफिनेट केस फॉर ए लॉस टू नेशनल एक्सचेकर। इसके ऊपर जरूर एफआईए को कांग्रेस लेनी चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर वो खुद भी मूव कर सकते हैं, कंप्लेंट पे मूव कर सकते हैं, और करना चाहिए उसको इस सारे काम के ऊपर। ठीक है, अच्छा दो बातें नकवी साहब आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि ये अहम तरीन बात एक तो ये है कि एक तो अंदर कैपेसिटी इश्यूज हैं, टेक्निकलिटीज पे हमने बात की है कि वो लोग ही कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कुछ कर सकें, या उनके जो चेयरमैन डीएमजी से आते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास नहीं है, और दूसरी बात ये 106 मिलियन रुपीस अकाउंटिंग सिस्टम वीक होने की वजह से, और उसका एतराफ किया बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में जाके उन्होंने, चेयरमैन ने इधर के स्टेट लाइफ है कि हाँ जी कि हमारे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ईआरपी 34 जोन्स के बजाय सिर्फ 3 जोन्स के अंदर है, तो इधर नहीं है तो इधर नहीं है, और फिर रीजनल मैनेजर गिरफ्तार भी हुआ, इसका नैब से रिकवरी भी हुई। ये नकवी साहब कितना बड़ा क्राइम है, ये क्या हो रहा है आखिरकार? देखिए सबसे बड़ा क्राइम ये है कि एक इनकॉम्पिटेंट मरकजी मुल्जिम मफरूर है, अभी हमने नैब से पता किया मरकजी मुल्जिम अभी मफरूर है जी नकवी साहब। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टेकिंग ऑन अ टास्क व्हिच इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू, सबसे बड़ा क्राइम ये है। इस क्राइम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट, जो कि नहीं होता। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो कैपेसिटी गैप्स हैं वो अभी तक चेयरमैन साहब आइडेंटिफाई नहीं कर सके, सिर्फ कह रहे हैं हमें कैपेसिटी नहीं है। सो वेयर इज द प्लान टू फुलफिल द कैपेसिटी गैप्स? ही हैज बीन चेयरमैन फॉर नाउ मोर देन 6 months, तो वी हैव नॉट सीन एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ दैट। ये फ्यूचर स्कैंडल्स को भी नहीं रोक सकेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ एचआर के ऊपर ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आइंदा ये मसाइल नहीं होंगे। ये कोई प्लान शेयर नहीं किया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज प्रॉपर्ली। इससे कि बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करे, सिर्फ चेयरमैन अलोन का काम नहीं होता है, चेयरमैन इज हेडिंग दैट बोर्ड। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनको इनकॉम्पिटेंट हैं, दे डिड नॉट प्ले देयर ड्यू रोल। इफ दे वुड हैव प्लेड अपना ड्यू रोल तो ये सारे मामलात इतने ख़राब नहीं होते। इससे कि उनके सामने इतने तजर्बेकार लोग होने चाहिए कि उनको नज़र आना चाहिए कि जो कंपनीज रोल मॉडल के तौर पे इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, हाउ आर दे रनिंग देयर बिजनेस। आप ये देखिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ज़माने तक मोनोपोली थी। इस मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कंपनी दे सकती थी। जब दूसरी कंपनीज आई हैं तो नाउ फ्रॉम दैट मोनोपोली 100% स्टेक इट्स नाउ डाउन टू 47%। और उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो कस्टमर फीडबैक अगर आप लेते हैं तो इट इज रेटेड मच बिलो देन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये कभी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूछा, सोचा कि इसकी पुअर परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजूहात है और वो क्या करने जा रहे हैं कि ये आइंदा जब उनसे सवाल पूछा जाए तो वो ये कह सकें कि हमारे गोल्स ये हैं और ये दुरुस्त हो जाएगा मामला। हमें देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात नहीं है, यहाँ तो आयत ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनको ये मालूम नहीं है कि हमने किस सिमत जाना है और कब तक इसको सही करना है। और यही इस मुल्क के साथ से जो नुकसान हो रहा है नकवी साहब, कौमी खजाने को, बिल्डिंग को ले लें आप, ये 106 मिलियन का ये ले लें, अकाउंटिंग प्रोसीजर ही नहीं है, सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हुए, और ये बस जाके बोल देते हैं कि हाँ जी हम कर देंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी का एक इख्तियारात है, लेकिन नैब जो एहतसाब का इदारा है, एफआईए है, आपको नहीं लगता कि नकवी साहब कि ये इसको टेकअप हो जाना चाहिए, फौरी तौर पे इनको नोटिस लेना चाहिए, कुछ तो हो कि रोका जाए इस लूप हो, इस होल को, इसको बंद किया जाए ताकि रुक सके मामला। नैब ओनली कैचेस स्मॉल फिश, बड़ी फिश के तो वो केस डिले कर करके ऐसा हाल कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर होता है, कहता है हम रीओपन नहीं करने देंगे। कोई ये नहीं जवाब पूछा कि नैब ने चैलेंज क्यों नहीं किया था और क्यों नहीं। तो ये कहानी नैब की जो है वो हर केस के अंदर नजर आती है। नैब ने जहां ज्यादा पैसा होता है, वो आपको पता है वो क्या हुआ था जो बलोचिस्तान में पकड़ा गए थे, क्यों पैसे ले लिए गए भाई, उसको सजा क्यों नहीं हुई? वाई दिन पैसे तो लेने ही लेने वापस, कौन से उसके बाप के कमाए हुए पैसे थे, उसको छोड़ कैसे दिया, उसको वाई इज नॉट बिहाइंड बार्स, इसका कोई जवाब नहीं देता। और नैब की सूरत हाल ये, नैब इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच नीड्स टू बी ओवरऑल कंप्लीटली इन पाकिस्तान। जब तक नैब का ओवरऑल नहीं होगा, एक कंट्री जिसमें इतनी करप्शन है
और लोग बिग फिश पकड़ी नहीं जाती। तो इससे बड़े वाजे कि नैब हैज फेल्ड टू डिलीवर। और ये एजीपीआर की रिपोर्ट आपने देखी है, ये जो एजीपीआर की रिपोर्ट है इसमें तो सफे के सफे लिखे हुए हैं कि किस तरह से कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो जेनिटोरियल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में भी पता नहीं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का उस पर घपला है। हर कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग के अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर बहुत निशानदेही एजीपीआर की रिपोर्ट में। नकवी साहब, ये भी अहमियत आपकी नजदीक ये डॉक्यूमेंट है तो पूरा तैयार? मेरे ख्याल से मैं फिर ये कहता हूं, एजीपीआर की जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगते हैं वो मिली भगत के तहत होते हैं, जिसके जवाब इनके पास होते हैं तैयार। जो बड़े केसेस पकड़े जाते हैं उस पर लेन देन हो जाती है। ये पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं हो चुका है, निज़ाम ही नहीं रहा। इस वक्त राज है रिश्वत का, इस वक्त राज है करप्शन का, जेब भरो मुंह बंद करो वाली कहानी चल रही है। Public sector in Pakistan is a disaster, and the government in power does not want to do anything। इससे कि जो उसके वज़रा है, जो सेक्रेटरी हज़रात हैं, वो इनरिच होते जा रहे हैं और कोई ये चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कोई नहीं पूछता कि इस सेक्रेटरी के पास इतनी दौलत आई कहाँ से। 78 करोड़ रुपए गिनने के लिए मशीनें चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होती है। उसके बाद मालूम तो करेंगे यार तुम ये 78 करोड़ रुपए खा कैसे गए, कौन से फेवर तुमने किए थे जिसकी वजह से लोगों ने तुम्हें 78 करोड़ दे, उससे मुल्क के खजाने को कितना नुकसान हुआ, ये तो नैब ने मुझे किसी रिपोर्ट में नहीं बताया। नैब इज अ बिग फेलियर। ठीक है, लेकिन राजा अमीराबाद साहब, आपके नजदीक अब ये जो मामला है स्टेट लाइफ का, कमिंग बैक टू स्टेट लाइफ, ये जो इनकॉम्पिटेंस है एग्जीक्यूटिव से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जो सब चीजों की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, एजीपीआर की रिपोर्ट्स आ रही हैं और फिर नोटिस स्टैंडिंग कमेटी समन करती है, उधर फिर कह दिया जाता है अब हो जाएगा, बिल्डिंग अब बन रही है, अब बन रही है, डेडलाइंस दी जा रही हैं। सर क्या हो, किस तरह से आपको लगता है कि क्या कंप्लेन रिटर्न हो, क्या हो सुमोटो नैब का, क्या किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? ये अगर आपको याद हो, आज से कोई 6-7 साल कबल एक एनआईसीएल का बड़ा मशहूर स्कैम हुआ था। उसमें जो एनआईसीएल ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, एसेट्स खरीदे थे, बिल्डिंग्स बनाई थी, एक बहुत बड़ा स्कैम था वो भी। और जिसमें वो कोई उनके वो थे नियाजी साहब थे चेयरमैन उस वक्त, आपको अगर याद हो, इट वाज अ बिग स्कैम जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे और अल्टीमेटली नैब कुछ नहीं कर रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब से जबरदस्ती उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी शुरू की और बाद में फिर देखा गया कि जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा तो इसी नैब ने उसमें काफी कमजोरियां और कोताहियां छोड़ दी। तो बात तो यह है कि विल होनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग, हमारे यहां क्या होता है कि जो आता है चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी कंपनी का या इदारे का, जिसकी सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि उसने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लानी है, उसने रिसोर्सेज अपने लाने हैं और उसने ये चेक रखना है कि ऑडिट हो रहा है और करप्शन नहीं हो रही। लेकिन बदकिस्मती से जो सीईओ आता है वो आता है या तो पैसे दे के या सिफारिश कर के, और जब वो आता है तो वो सिर्फ देखता है कि मैं यहां इतने टर्नओवर के लिए हूं, मेरी ड्यूटी है कि आप मुझे पता चले कि मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितने हैं, मेरे फॉरेन टूर कितने लगेंगे, मेरा इसमें जो टेंडरिंग करूंगा या जो काम ठेकेदारों को दूंगा उसमें मैं कमीशन कितना बचा सकूंगा, और उसके अलावा वो बाकी तमाम चीजों के बारे में और अदारे के बारे में कहता है भाड़ में जाए, ये अदारा जाने और इसके एम्प्लॉइज जाने, मैंने अपने 3 साल में ये टारगेट किया हुआ है, ये मैंने अचीव करना है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगेन आई वुड रिपीट कि आप जब तक कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और ऐसे बंदे जिनको काम आता है, दयानतदार, उनको अपॉइंट नहीं करेंगे तो ना नैब इसको ठीक कर सकेगी ना अदारे चल सकेंगे। जो हुआ है, ये जो मामला है जिसमें हम दिखा रहे हैं फुटेजेस में कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे स्टेट लाइफ से, उसमें ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। 22-23 अफराद गिरफ्तार हुए थे, 106 मिलियन इसका हजम था। आर यू सेटिस्फाइड नैब की कारकर्दगी से यहां पर कि हमने इतने मिलियन रुपीस की रिकवरीज कर ली और इतने लोग बाकायदा यानी गलत थे जो अक्विट हो गए कोर्ट से, कुछ बरी हो गए, कुछ जमानत पर रिहा हो गए, कुछ एक आध मफरूर हो गया। तो आपको लगा कि नैब ने इसको सही तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाया केस को, या अभी बहुत कुछ करना बाकी है स्टेट लाइफ में? देखिए 106 मिलियन एक बहुत छोटा वो है फिगर है, और 106 मिलियन वाले जो लोग पकड़े गए थे वो बड़े नीचे के लेवल पे थे। तो जब आप नीचे के लेवल से एहतसाब शुरू करेंगे तो आप कभी भी कामयाबी नहीं होगी। जब आप ऊपर से करेंगे तो सफियान, ये मेरा तजर्बा है कि जब अदारे के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हाथ डालेंगे और कहेंगे आपने करप्शन किया है, यकीन कीजिए तो वो इसके बाद कोई चेयरमैन करप्शन भी नहीं करेगा। जब वो खुद नहीं करेगा तो अपने अदारे में नीचे भी नहीं होने देगा, लेकिन जब वो खुद करप्शन कर रहा है
तो नीचे वो किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। तो नैब को भी अब ये चाहिए, नैब के अपने काफी सारे इश्यूज हैं, नैब की अपनी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा करप्शन हर इदारे में है, नैब के पास तो वो कैपेसिटी नहीं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नहीं, इनकी अपनी वो ट्रेनिंग नहीं। तो ये कोई हमने किसी हवा से या किसी फूक मार के तो नैब ने काम नहीं करना। इनको भी चाहिए कि इस अदारे को इतना डेवलप करें, इसमें इतनी मॉडर्नाइजेशन लाए, इसमें साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें भी लोग आते हैं, जैसे आपने कहा जी वहां आ जाते हैं, यहां भी वो लोग मेजॉरिटी बैठी हुई थी जिनका इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। अब एफबीआर का बंदा उठा के अगर आप नैब में लगा देंगे, वो क्या काम करेगा? इसी तरीके से इसमें भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स खत्म हो और ऐसे लोग आए कि जो लॉ को समझते हैं, जो प्रोसिक्यूशन को समझते हैं। बहुत शुक्रिया अम्मा जाफरी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, फिरदौस नकवी साहब। आपके सामने रखा है 3 अहम मामले। LIC टावर, एक टावर 22 माह से 22 साल से 22 मंजिला इमारत बन रही है, आखिर बन के नहीं दे रही, और उससे कितना अरब रुपए का नुकसान एक्सचेकर को यानी कौमी खजाने को हो चुका है। कौन लोग जो कि जानते ही नहीं इंश्योरेंस क्या है वो उस इदारे को चला रहे, क्या ऐसा हकीकत है? ये भी आपके सामने हमने बेनकाब किया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्टेट लाइफ के मामला सामने रखे हैं, उम्मीद के साथ कि आला अथॉरिटीज इस पर नोटिस लेंगी। देखते रहेगा अब तक।